क्या हमने स्टाफिंग प्रोसेस देखा। स्टाफिंग प्रोसेस में देखा मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखना होता है, आपको फिर रिक्रूट करना पड़ता है, फिर सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो जो सारा जो भी स्टाफिंग प्रोसेस में देखा उसका थोड़ा डिटेल वर्जन अभी डिटेल में आते हैं। जैसे उसमें रिक्रूटमेंट था ना कि हम रिक्रूट करते हैं, तो उसको डिटेल में अभी देखते हैं। तो तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप सर्च करो और इनकरेज करो लोगों को कि वो आपके कंपनी में अप्लाई करें। आपकी कंपनी में क्या करें? अप्लाई करें। हमने उन्हें बोला ना, अट्रैक्ट करना लोगों को, अट्रैक्ट करना जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ जो भी है उनको अट्रैक्ट करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें? अप्लाई करें। तो उसी को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट में एक्चुअली करते क्या है? हम पूल ऑफ कैंडिडेट बनाते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई किए हुए रहते हैं। तो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। अब क्या होता है रिक्रूटमेंट में? जो भी अप्लाई करवाते हैं, जो भी अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो दो तरीके से, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के क्या, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो चलिए दोनों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला इंटरनल सोर्स। इंटरनली अब क्या करते हैं? इंटरनल मतलब क्या? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम। तो किस तरीके से? तो सबसे पहला होता है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र में क्या होता है कि मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे भेज रहे हो, या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे भेज रहे हो विदाउट चेंजिंग द स्टेटस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक दिल्ली ब्रांच है और दिल्ली ब्रांच में वो काम कर रहा है, ठीक है। और आपको ज़रूरत है मुंबई ब्रांच में, मुंबई ब्रांच में नीड आ गया, तो आप दिल्ली ब्रांच से उस एम्प्लॉय को मुंबई ब्रांच पे भेजते हैं। तो मान लो दिल्ली ब्रांच पे ये अकाउंटेंट था, आपको मुंबई ब्रांच पे चाहिए, तो आप दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच पे भेज रहे हो। कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे। मान लो दिल्ली ब्रांच में ज़्यादा अकाउंटेंट होंगे नंबर, और यहाँ मुंबई में कम होंगे, सो दैट यहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एज एन अकाउंटेंट और यहाँ पे भी एज एन अकाउंटेंट मुंबई में जा रहा है। तो यही बोल रहा है ट्रांसफर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विदाउट चेंज इन स्टेटस, कि एम्प्लॉई का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी क्या अकाउंटेंट है, यहाँ पे भी अकाउंटेंट है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफ़र। दूसरा प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में होता है ना क्या, कि आपको एक लेवल से अपर लेवल में भेज दिया जाता है। तो ये कैसे? जैसे मान लो आप क्लर्क थे, ठीक है, और आपको क्लर्क से डायरेक्ट सुपरवाइज़र बना दिया गया। तो क्लर्क से सुपरवाइज़र बना देना, ये क्या होता है? प्रमोशन होता है, क्योंकि आपका स्टेटस बढ़ गया ना। आप पहले क्लर्क थे, अब सुपरवाइज़र हो गए। और सिर्फ स्टेटस नहीं बढ़ता है, आपका पे, आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, सो दैट देर इज़ वर्टिकल मूवमेंट। अब ध्यान से देखना, ट्रांसफ़र में क्या था? अकाउंटेंट थे, एज एन अकाउंटेंट इधर भी अकाउंटेंट है, दिल्ली में भी अकाउंटेंट थे, मुंबई ब्रांच में भी हम अकाउंटेंट है, सो दैट देर इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। बट इन द प्रमोशन में क्या करते हैं? हम अपर लेवल पे जाते हैं, सीनियर्स बनते हैं। तो क्लर्क से सुपरवाइजर, देर इज वर्टिकल मूवमेंट, आप ऊपर की तरफ वर्टिकल मूवमेंट, आपका हायर पे हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है, आपका स्टेटस भी ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्स में हमने दो देखा, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, मेरिट्स क्या है? तो सबसे पहला मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा। एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। जैसे कोई एम्प्लॉई है जो प्रमोशन ले लिया, तो उसके अगल बगल के लोग प्रमोशन ले रहे हैं, तो उसको भी लगेगा कि भाई हमको भी काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन देता है, सो दैट दे विल मोटिवेट। नेक्स्ट इकोनॉमिकल एंड क्विक। इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं कि हम बाहर बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, पब्लिश करवाना पड़ता है न्यूज़पेपर में, बहुत सारा खर्चा आता है। तो ये इकोनॉमिकल, इसमें तो खर्चा आता नहीं है, इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चूज़ करना है। एंड क्विक, क्विक मतलब जल्दी, आपको जब मन तब कर सकते हो, उसी समय हो सकता है। ये ऐसा नहीं आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आप तुरंत रिक्रूट कर सकते हो इंटरनल सोर्स में। नेक्स्ट बेटर इवैल्यूएशन। बेटर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एम्प्लॉय है, आपके पास उसका सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि कैसे काम करता है, सो दैट बेटर इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट नो
इंडक्शन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अब क्या है, आपको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन से यूज टू है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको एडिशनल ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं, उसको पता है कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। सो ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं आता, ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहला, नो फ्रेश टैलेंट। अब आपके पास फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको चुनना तो एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही है, लिमिटेड चॉइस होता है, देयर इज लिमिटेड चॉइस, सो दैट कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको उसी में से चुनना होता है। क्रिएट लेथार्जी। लेथार्जी मतलब लेजीनेस। अब लेजीनेस क्या आ जाता है, एम्प्लॉय के बीच में लेजीनेस आ जाता है कि भाई उसको लगता है भाई ऑर्गेनाइजेशन को चुनना तो अपने एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में से ही है, तो क्यों इतना मेहनत करना, तो लेजीनेस आ जाता है इससे। रिड्यूस कंपटीशन, सो दैट कंपटीशन भी कम हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि चुनना तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही है ना, तो कहाँ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन नहीं आता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन नहीं आता है। अब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं या उनको इंड्यूस करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहला एक्सटर्नल में क्या आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, देखो मान लो एक फैक्ट्री है तो उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमको ये इस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स का ज़रूरत है, ठीक है, ये इतने एम्प्लॉय का ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, 10 लेबर्स का ज़रूरत है। तो जो भी इसके अगल बगल लोग आ जा रहे होंगे वो देखेंगे कि हाँ, इसके गेट पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स का ज़रूरत है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पे बोलेंगे कि हमको भी जॉब करना है, और वहाँ पे सिलेक्ट होंगे या जैसा भी नहीं भी होंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे यही बोला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नाम से ही क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पे कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट का मतलब लेबर्स का, एम्प्लॉय का ज़रूरत है, लोग आता ज़्यादा वहाँ पे देखे कि हाँ यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, वो अप्लाई किए, डायरेक्टली रिक्रूट, यही। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। मेनली लेबर्स के केस में ये ज़्यादा होता है कि फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ रहता है और वो जाते हैं और वहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, हमने एक एग्जांपल दिया था ना स्टाफिंग प्रोसेस में कि मान लो हमको 10 एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, ठीक है, बट अप्लाई 100 एम्प्लॉयज़ कर लिए। एम्प्लॉयज़ बोलना ऐसे सही चीज़ नहीं है, कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर वर्ड होता है, ठीक है, कि कैंडिडेट, कि 100 कैंडिडेट हमको क्या किए, अप्लाई किए, बट हमको चुनना 10 को ही है। तो हमने 10 जो भी प्रोडक्शन करना था ना पेन का, तो 10 एम्प्लॉयज़ को हमने या 10 कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी बचा 90s का क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, वो 90s कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड में रखता है कि इन फ्यूचर हमको कभी ज़रूरत पड़े तो इन 90s से कांटेक्ट करेंगे और इनको रिक्रूट करेंगे। तो यही रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो कि मान लो पिछला बार हम रिक्रूट कर रहे हो उसमें वो सिलेक्ट ना हुआ तो उसका रिकॉर्ड रहता है कि सो दैट हमको फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसको अप्लाई कर, मतलब उसको बोलेंगे अप्लाई करने, ठीक है। तो ये कैजुअल कॉलर्स हो गया। एडवर्टीजमेंट, मोस्ट कॉमन वे होता है रिक्रूट करने का कि एडवर्टाइज़ करवा दीजिए अपने वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, टेलीविजन्स पे कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, वैकेंसी है, तो ये एडवर्टाइज हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और पेमेंट एजेंसी को एक साथ देखते हैं। अब समझना क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, मतलब एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, मान लो 50 एम्प्लॉयज़ इसको ज़रूरी। अब ऐसा तो नहीं होगा इसको मिल जाएगा तुरंत, इसको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें देखना पड़ता है। और यहाँ पे मान लो एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जॉब का ज़रूरत है, जिनको क्या है, जॉब का ज़रूरत है। इधर कंपनी को एम्प्लॉय का ज़रूरत है और इधर जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। अब आता है क्या, बीच में एक आता है इंटरमीडियरी। क्या आता है, इंटरमीडियरी, जिसके पास बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड होता है और जिसके पास बहुत सारा जॉब सीकर्स का रिकॉर्ड होता है, जिनको जॉब चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इंटरमीडियरी को कि हमको 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि हमको जॉब चाहिए, ये मिला देता है इन दोनों को मिलाने का काम करता है इंटरमीडियरी। तो यही यही अगर इंटरमीडियरी गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का एजेंसी हो, तो इसको क्या बोल देंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट का एजेंसी ये काम कर रहा हो कि जिस कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए और जिस एम्प्लॉय को जॉब चाहिए, इन दोनों को मिला दे रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। बट अगर ये
प्राइवेट हो गया, प्राइवेट एजेंसी है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्लेसमेंट एजेंसीज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, दोनों काम एक ही चीज़ करता है, बट एक गवर्नमेंट एजेंसीज होता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम रखती है, और एक प्राइवेट एजेंसी हो गया तो उसको प्लेसमेंट एजेंसीज का नाम दे दिया। नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मान लो आप एमबीए कर रहे हो, ठीक है, और एमबीए में क्या होता है ना, एमबीए के कैंपस प्लेसमेंट होता है जहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली आती है और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं उनको रिक्रूट करती है, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन में क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो रिकमेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के नाम कि इनके पास ये स्किल्स है, ये मतलब इनको भी आप जॉब दे दो, उनको रिक्रूट कर लो। तो ये एम्प्लॉयज़ जो भी रिकमेंड करते हैं ना, रेफरल, मोर देन रेफरल इसको बोलते हैं कि आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, तो उनको आप रेफ़र कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो एम्प्लॉय रिकमेंडेशन हो गया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अब देखो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके पास मान लो 1000 लेबर होते हैं उसके अंडर में, मतलब इनके पास रिकॉर्ड होता है, इनको इनके अंदर में होते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या है, 1000 लेबर का रिकॉर्ड है, 1000 लेबर इनके अंडर में है, ठीक है। अब क्या है, एक साइट है, एक जगह है, एक और कॉन्ट्रैक्टर मान लो है जो कि बिल्डिंग जिसको बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग बन रहा है, अब यहाँ पे 100 लेबर का ज़रूरत है। तो अब क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर जिसको ज़रूरत है वो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा, इसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिनके अंडर में बहुत सारा लेबर होता है कि भाई मेरे को 100 लेबर का ज़रूरत है, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, 100 लेबर यहाँ प्रोवाइड करवाएगा, इसी को बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसको क्या बोलती है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके अंडर में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी साइट पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर का ज़रूरत होता है तो ये इसको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। हमने एडवर्टाइजमेंट में तो पढ़ा ना कि एडवर्टाइजमेंट में हम एडवर्टाइज़ करते हैं कहाँ पे, न्यूज़पेपर्स में, हम वेबसाइट्स पे, अगर मेनली हम टेलीविजन्स के थ्रू कर रहे हैं तो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या करते हैं, इसमें भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं बट ऑन वेबसाइट। तो अगर हम वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं वैकेंसी है, आप मतलब आप अप्लाई करो, तो ये वेब पब्लिशिंग हो जाएगा। अगर हम टीवी के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, बाकी सब नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये ब्रॉडर वे हो गया, ठीक है, और यहाँ टेलीविज़न स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक कर दिया कि टेलीविज़न से ही। नेक्स्ट, अब क्या है, जो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इसका मेरिट क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा। तो सबसे पहला फ्रेश टैलेंट। क्यों फ्रेश टैलेंट, क्यों, क्योंकि वाइडर चॉइस है ना ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसको तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग को ही चूज़ करना है, उसके पास वाइडर चॉइस है, ठीक है, देर इज़ वाइडर चॉइस, दैट्स वाई देर इज़ फ्रेश टैलेंट, नए नए लोग आएंगे, तो ठीक है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब इससे क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लोग, इनके बीच में कंपटीशन आ जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो बोलेंगे अरे ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर के लोगों को हायर कर रहा है, ठीक है, तो इससे ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग कहीं, वो लोग अच्छे से काम करें तो ऐसा ना हो कि हमारे जॉब पे खतरा है, हमको बाहर निकाल दे कंपनी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है, सब लोग बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। नाउ लिमिटेशन क्या होता है, अब लिमिटेशन क्या होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, ये कॉस्टली होता है। वाई इट इज़ कॉस्टली, क्योंकि देखो ना, कॉस्टली क्यों होता है, आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट में आपका एक्सपेंस आता है, आपको जो भी एजेंसीज़ होते हैं, जो भी इंटरमीडिएट होते हैं, उनको उनको कमीशन देना पड़ता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉस्टली। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लगता है भाई, ये चीज़ प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है हमको जब चाहिए तब मिल गया, ये पिज्ज़ाज थोड़ी है जो 10 मिनट में आपको डिलीवर कर देगा। तो एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ ऐसे ढूंढने में, इनका स्पेसिफिकेशन, जो भी एम्प्लॉय है उनका स्पेसिफिकेशन ये मिलना चाहिए, ठीक है, उनको जितना सैलरी है उतना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। नो डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ क्या बोलता है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग वहाँ काम कर रहे हैं ना, तो उनमें डिससेटिस्फैक्शन आता है, उनमें बोलता है अरे हम लोग तो थे ही, क्यों बाहर वाले लोग को ऐसा बुला रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, और ऐसा होता है ना, कंपटीशन भी ज़्यादा आ जाता है, उनकी जॉब पे खतरा भी आ जाता है, दैट्स वाई दे डिससेटिस्फाइड। तो वो उनके जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है।